वासा फैसलाबाद बिलों के बोझ तले दब गया। फेस्को का आदम अदायगी से बिल 80 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। फेस्को ने तीसरी बार कनेक्शन काट दिए। शहर को पीने का पानी फराहम करने वाले बूस्टर स्टेशन और ट्यूबवेल बंद। हेड ऑफिस का कनेक्शन भी मुअत्तल कर दिया गया। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। के माहाना अखराजात 20 करोड़ रुपए से जायद हैं, जबकि आमदन लगभग 10 करोड़ रुपए है। खसारे के बायस सूरत हाल ये है कि 10 माह से बिजली का बिल अदा नहीं हो सका। बिलों की अदम अदायगी से बिल 80 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। अदम अदायगी पर फेस्को ने तीसरी बार वासा के कनेक्शन काट दिए। ये पिछले कई दिनों से मामला चल रहा था। इन्होंने 702 मिलियन जो है फेस्को को जो वाजिबात अदा करने थे, और जो कि हमारे तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स ने इनको नोटिस इशू किए और इनको बारहा कहा हर माह में कि हमें ये पेमेंट आप देते जाएं, मगर इन्होंने जो है अभी तक सिर्फ 702 मिलियन में से 10 मिलियन की पेमेंट की है कल, और अभी भी जो है वो इन्होंने पूरे वाजिबात अदा नहीं किए। तो ये हमेशा से ये सुस्ती करते हैं और बाद में ये जो है ना वो फ्रंट लाइन पे लेके आते हैं कस्टमर्स को। दूसरी जानब वासा रसबात को फी कनेक्शन दी जाने वाली सब्सिडी लाहौर के मुकाबले में बहुत कम है। बिजली का यूनिट 2006 में 5 रुपए का था, जबकि अब यूनिट 26 रुपए तक जा पहुंचा है। वासा का फी घर बिल 2006 से नहीं बढ़ सका। वासा को बेल आउट पैकेज मिला, ना ही 3 अरब रुपए मिल सके। कनेक्शन मुनक़ता होने पर शहर को पीने का पानी फराहम करने वाले पंप्स और निकासी आब के डिस्पोजल बंद हैं। ताहम इंतजामिया इस मामले में संजीदा नजर नहीं आ रही, जबकि अवाम पानी की किल्लत और सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। वाइस चेयरमैन और सूबाई वजीर ने मसाइल बारे आगाह किया। ये पिछली गवर्नमेंट से चले आ रहे थे और बिल बहुत ज़्यादा थे, जो हमारी जो इनकम है वो कम थी। तो इस पे हमने अब अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला टेम्परेरी तौर पे आज ही हल हो जाए, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसके बिल जो हैं वो गवर्नमेंट से हमने ग्रांट मांगी है, स्पेशल ग्रांट जो पिछली गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क किया हुआ था इस अदारे का, उसको कवर करने के लिए हमने ग्रांट मांगी है। तो हमें वो ग्रांट भी इंशाल्लाह ताला इस मंथ में या अगले मंथ में जरूर मिल जाएगी। हमारा टैरिफ 2006 से सेम है, और 2006 में हमारा फेस्को के जो रेट्स थे ना वो 6 रुपए यूनिट था, लेकिन 2018 मार्च 2018 में उसको रिवाइज करके यकदम 18 रुपए पे ले गए, और उसके बाद फिर एक माह बाद दोबारा फिर रिवाइज किया और 26-70 पैसे का यूनिट इस टाइम वासा फेस्को दे रही है वासा को। अब हमारी रिकवरी जितनी है उतना तो हमारा रोज एक माह का फेस्को का बिल है। तो इस पे हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी रिक्वेस्ट की है। वजीर आला साहब आए थे फैसलाबाद, तो उन्होंने हमें ये मतलब यकीन दिलाया कि जो हमारे जो वाजिबात हैं ये गवर्नमेंट देगी। अबाउट अ डिफरेंस ऑफ 20 रुपीज़ पर यूनिट हमें कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है। तो जबकि जो वासा का टैरिफ है, जो हम वाटर सप्लाई सीवरेज को चार्ज कर रहे हैं पब्लिक को, वो 2006 में भी वही था और आज भी वही है, जिसकी वजह से रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। इदारों ने अदम ताउन और हुकूमत पंजाब ने वासा मामले में अदम दिलचस्पी जारी रखी तो खमियाजा आवाम को भुगतना होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वासा फैसलाबाद की जानिब से फेस्को को बिजली के बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता किए गए। वासा की बिजली बंद होने से आवाम की जान पर बन आई। जुल्करनैन ताहिर रिपोर्ट करेंगे। वासा की बत्ती गुल होने से शहर की 40% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम हो गई। शहरी साफ पानी की फराहमी बंद होने पर सरापा एहतजाज नजर आए। शहरियों का कहना था कि हम वासा के बिल वक्त पर अदा करते हैं, हमारा क्या कसूर है। अगर वासा ने बिजली के बिल अदा नहीं किए तो साफ पानी की फराहमी बंद होने से अब कई रोज पाइपों में गंदा पानी आएगा। एक इदारे की नाअहली के बायस आधे से ज्यादा शहर मुतासिर हो रहा है। मारे पानी लभदा फिरदे रहीदा पीण नूं कितों पानी मिल जवे अच्छा है। ते ये आउंदे 15 साल तो साडे नाल ये हालात कीता इन्हां ने। बार का मैं इल्तमास करता हूँ कि बराए मेहरबानी, यहाँ पे फौतगी भी होती है, यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, यहाँ पे रोज़मर्रा की रूटीन में लोगों ने गुजरना होता है, तो बराहे करम हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमारा ये मसला जल्द से जल्द हल करवाया जाए। एक जानब पीने के साफ पानी का मसला तो दूसरी जानब सीवरेज मसाइल पर भी शहरी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज नजर आए। शहरियों का कहना था कि सीवरेज मसाइल पर भी वासा कोई तवज्जो नहीं दे रहा। रोजाना की बुनियाद पे पानी निकल आता है, हमारी शॉप्स के जो पिलर थे उस पानी की वजह से डिस्टर्ब हो गए हैं और बहुत परेशानी है। आप मेहरबानी फरमा कर यहाँ पर कुछ तवज्जो दें और हमारा काम जो है कंप्लीट करवाएं। सीवरेज का निज़ाम है उसका बेड़ा गर्क हुआ है, तो काम शुरू होता है तो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता। कभी कोई कहाँ से फट गई, कभी लाइन कहाँ से फट गई। शहरियों ने वासा के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि अब वासा को बौसीदा निजाम से निकलकर जिद्दत की जानिब आना चाहिए ताकि मसाइल कम हों और सहूलियात मिल सकें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के हमरा जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद।
इस साल के बिल अगले वर्ष भी भरना होंगे। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 6 पैसे फी यूनिट इजाफे का ऐलान। फैसलाबाद के ताजिरों पर पहाड़ बनकर टूटा। कहते हैं कारोबार पहले ही तबाह है, बिजली की कीमतों में इजाफा भारी मुआशी नुकसान का बायस बनेगा। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने एक बार फिर बिजली की कीमतें बढ़ा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 1 रुपये 6 पैसे का इजाफा कर दिया। फैसलाबाद के ताजरों ने हुकूमती फैसले पर शदीद परेशानी का इजहार किया। वाइस चेयरमैन PHMA मियां फरक इकबाल ने इसे इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह करार दिया। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान हाजी असलम भली ने कहा कि ये साल ताजरों के लिए मायूस कुन रहा। हुकूमत ने साल के इख्तिताम पर फिर महंगाई का तोहफा दे दिया। हमारी मईशत 20% पर चल रही है इस वक्त, और हम इतने परेशान और इतने तंग हैं ताजर, सिर्फ बिजली की वजह से नहीं। गैस देख लें आप, पेट्रोल देख लें, किसी चीज़ में कहीं कोई ठहराव आया हो या कहीं कोई कंट्रोल या कोई रिट नज़र आई हो तो मुझे आप बता दें। हमारे लिए तो इंतहाई मायूस कुन ये साल रहा है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड महमूद आलम जट ने कहा कि हुकूमत ने छोटे ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दिया। अब्बास हैदर शेख का कहना था कि महंगाई का बोझ अवाम पर डाल दिया गया है। हुकूमत ने 18 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है, जो कि ना तो आज तक हुकूमत ने कभी छोटे ताजरों को इत्मीनान में लिया है, ना वो लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बढ़ती ये कहते हैं जी रिलीफ दे दिया गया। रिलीफ तो इन्होंने बड़े सरमायादारों को दिया है, छोटे सरमायादारों के लिए ना छोटा कोई पैकेज दिया गया। जो पावर लूम के लिए कोई समाज में पावर लूम है ना, उसके लिए कोई पैकेज दिया गया है, ना आम आदमी को रिलीफ दिया गया। बिजली में तो कमाल कर दिया इन्होंने, हर चीज़ बिजली देखें। बिजली अगर महंगी होगी तो महंगाई का तूफान आएगा। अब 18 पैसे इन्होंने फिर इजाफा कर दिया। बिजली की कीमत बढ़ाने के हुकूमती फैसले को कारोबारी तबके की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। 2020 में भी फेस्को चिन्होट के हालात न बदल सके। फेस्को सारिफीन को बिजली के नए ट्रांसफार्मरों, कमर्शल और घरेलू मीटरों के हुसूल में शदीद दुश्वारी का सामना रहा। अंदरूनी शहर में लटकती तारों के झुरमुट भी न हटाए जा सके। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। मसाइल के हल के लिए फेस्को सार्फिन शदीद परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि नए घरेलू मीटर का कनेक्शन हो या ट्रांसफार्मर की तब्दीली, इन्हें कई रोज तक फेस्को ऑफिस के चक्कर काटना पड़ते हैं। सार्फिन ने कहा गुज़िश्ता साल अंदरून शहर में लटकती नंगी तारों को ठिकाने लगाने के लिए भी दी गई दरखास्तों पर अमल दरामद नहीं हुआ। हम कई मरतबा फेस्को की खुली कचहरियों में चक्कर लगा कर भी थक गए हैं, तो इनका ये कहना है वो प्रपोजल आपकी गई हुई है, वो पता नहीं कब आएगी। यहाँ वो नंगी तारें को बच्चे खेलते हैं, हाथ लगता है, बड़ा ख़तरनाक तारों लटकी हुई हैं। तो हमारा जो चीफ फेस्को से मुतालबा है कि लिहाजा हमारे ऊपर रहम किया जाए। मेरा सर जी कम से कम 2 माह हो चुके हैं कि मैं और वापटा के चक्कर लगा रहा हूँ। मैं एक मजदूर आदमी, मैं घर का काम करूं, बच्चे की रोजी का। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो जिसके पास मैं काम करता हूँ वो मुझे कहते हैं घर चले जाओ। मुझे सारा दिन यहाँ पर गुजारना पड़ता है। कभी उस अफसर के पास चले जाओ, कभी उस अफसर के पास। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, पैसे देते हैं, उनका काम जल्दी हो जाता है। फेस्को ऑफिस राय के मुताबिक ज़राई ट्यूबवेल और दीगर कनेक्शंस के लिए 20, 50, 100 और 200 kV के ट्रांसफार्मर भी फेस्को ताहाल फराहम नहीं कर सकी। एक्शन फेस्को मलक मुरीद हुसैन का कहना है कि 11 kV की तारों के नीचे शहरियों ने मकान बनाना शुरू कर दिए हैं, जिससे शिकायत सामने आ रही हैं। ताहम अंदरून शहर से कई जगहों से नंगी तारों के झुरमुट हटा दिए गए हैं, जबकि कई साइट्स की प्रपोजल भेजी हुई हैं। जो हमारे पास हैजर्ड्स पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी हैं आवाम के मसाइल जहाँ पे उनकी छतों से तारें गुजर रही हैं, या लोगों ने जो है वो पुराना हमारा सिस्टम लगा हुआ है और वहाँ पे अपने नए घर ने न्यू ईयर नाइट पर तकरीबात और हुल्लड़बाजी से निपटने के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 3000 से जायद एहलकार शहर की मारूफ शाहराहों और चर्चेज पर तैनात होंगे। शहरियों को परेशान करने वाले मंचलों से सख्ती से निपटा जाएगा। SSP ऑपरेशंस काशिफ असलम ने अहकाम जारी कर दिए। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी से निपटने के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। प्लान के मुताबिक 3000 से जायद एहलकार न्यू ईयर नाइट सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इबादत गाहों में दुआया तकरीबात के दौरान भी एहलकार मौजूद रहेंगे। SSP ऑपरेशंस काशिफ असलम ने सिक्योरिटी प्लान तहरीरी तौर पर जारी कर दिया। SSP ऑपरेशंस काशिफ असलम का कहना था कि न्यू ईयर नाइट पर शहरियों को परेशान करने वाले मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हवाई फायरिंग करने वालों से आहनी हाथों निपटा जाए। डिविजनल SPs और सर्कल अफसरान सिक्योरिटी चेक करने के जिम्मेदार होंगे। उन्होंने तनबीह करते हुए कहा कि सिक्योरिटी ड्यूटी में कोताही करने वाले एहलकार महकमाना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। देखते हैं न्यू ईयर नाइट पर मंचले पुलिस के काबू में आते हैं या पुलिस के लिए दर्द सर बनते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों की रजिस्ट्रेशन का मामला लिंक डाउन होने की वजह से मुस्तहिक अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया। खवातीन की कसीर तादाद बारी आने की मुंतज़िर है। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा बेनजीर इनकम सपोर्ट की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। ताहम एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया लिंक डाउन होने पर रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया, जिससे मुस्तहिक खवातीन को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सुबह का आए बैठे हैं, मजदूर से औरत की ज्यादा बात सुननी चाहिए, लेकिन वो कोई बात नहीं सुन रहे। सुबह के आए 8 बजे के, अब ये हाल हो गया। हमारा मियाँ बीमार है, मेरा बच्चा भी कोई नहीं है जो उनसा घर में उठाए। मुझे इतनी परेशानी हो रही है। मैं धक्के खांदी फिर दी हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, तो मेरी मदद की जाए, मैंने कार मिलना चाहिए। खासा वक्त गुजरने के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ, मगर शाम ढलने तक खवातीन की कसीर तादाद जिला काउंसिल चौक में बारी आने की मुंतज़िर रही। इन खवातीन के लिए बैठने का कोई इंतजाम था, न ही पीने का पानी फराहम किया गया। जे किसी को चाहिए वा कोई माड़ा मोटा भी चल साडा कोई आसरा करे, अगले कह देंगे कर दांगे, तो करदा कुरदा कोई भी नहीं गा, ते ये है भी साडी कोई मदद करो। मेरा मियाँ भी फोत हो गया, मेरा जवान पुत्र भी फोत हो गया, मेरी यह मजबूरी है। तो जिन्ना चਿਰ मैं जीना रोटी तो खानी है, ना पेट भरन नूं लगदा, ना पेट से पानी नूं लगदा। एहसास प्रोग्राम में मुस्तहिक खवातीन का एहसास न करना नादरा मुकामी इंतजामिया और मुतलका इदारों की बेहिसी का सबूत है। कैमरामैन कमर गुजर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में साल 2020 में शुरू किए गए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे साल के अख्ताम पर भी मुकम्मल ना हो सके। फंड्स की कमी आड़े आई या कोई तवज्जो भी इसके ऊपर ना दी गई, या फिर कोई और वजह थी, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। रवां साल टोबा टेक्सिंग का सबसे बड़ा मंसूबा 62 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज निजाम को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया, जबकि शोरकोट रोड की तामीर शुरू हुई मगर अधूरी ही रह गई। यूनिवर्सिटी रोड भी 30 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई, जो फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस दरमियान में ही रह गया। गायनी अस्पताल न्यू ब्लॉक, खवातीन कॉलेज का साइंस ब्लॉक, एजुकेशन कॉम्प्लेक्स भी ऑपरेशनल ना हो सके। कैमरा टीम के हमरा वकार घुमन, सिटी 41। DHQ अस्पताल टोबा के बैरूनी हिस्से में बने इंतजारगाह तबाह हाल हो गए, जबकि घास की जगह झाड़ियां उग चुकी हैं। सफाई न होने से खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं DHQ अस्पताल टोबा के, जिसके बाहर बने प्लाट्स में घास की जगह झाड़ियां उग चुकी हैं। घास का नामो निशान तक नहीं। लोगों के बैठने के लिए रखे गए बेंच टूट चुके हैं, जबकि सफाई का कोई पुरसाने हाल नहीं। अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले लवाकिन का कहना है कि अस्पताल के बैरूनी हिस्से को खूबसूरत बनाया जाए और बैठने का बंदोबस्त किया जाए। ये इंतजामिया की गफलत है कि यहाँ सफाई नहीं हो रही, मतलब इसके अंदरूनी साइड पे चले जाएं तो वहाँ भी सफाई बिल्कुल नाक़िस इंतजाम है। यहाँ भी इंतजामिया बिल्कुल खामोश है, और इंतजामिया को चाहिए कि, और ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना जी बल्दिया है, उनको चाहिए सफाई का इंतजाम करवाएं। ये जगह साफ़ होनी चाहिए, इसकी वजह से बहुत जगह साफ होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर जफर इकबाल सियाल कहते हैं कि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद स्टाफ की कमी से सफाई नहीं हो सकी। प्लाट्स को जल्द साफ कराया जाएगा। की वजह ये बनी है, जो हमारी अच्छी तरह से सफाई नहीं हो सकी, वो क्रिसमस की वजह से ना हमारे जो सैनिटरी वर्कर हैं वो ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं, तो वो चूँकि छुट्टियों पे थे, वो उस वजह से थोड़ा बहुत गैप आया होगा। अभी हमारे वहाँ पे जो टीमें पहुँच रही हैं और इंशाल्लाह आज ही मुकम्मल हॉस्पिटल में मुकम्मल सफाई हो जाएगी। DHQ अस्पताल में रोजाना सैकड़ों लोग इलाज की गर्ज से आते हैं और इसी सूरत हाल से परेशान होते हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार गुमन, सिटी 41। साल का इख्तिताम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कदरे बेहतर रहा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2020 में कुल बरामदात 2.21% इजाफे के बाद 9.746 अरब रहीं। सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 4.88% इजाफे के बाद 6.044 अरब रहीं। पाकिस्तान की एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस इजाफे का सेहरा हुकूमत के ठोस फैसलों को करार दिया। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। मुल्की मैशत के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए साल 2020 कैसा रहा? अगर इसको कंपेयर किया जाए साल 2019 से, तो एक्सपोर्ट में लगभग 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन की अदादो शुमार के मुताबिक इस 9% इजाफे की वजूहात क्या हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अजीजुल्लाह गोहीर के साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करेंगे उनसे क्वेश्चन करेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कोविड के बावजूद बढ़ी है, ये क्या वजूहात हैं? इन पर गुफ्तगू करने के लिए अजीजुल्लाह गोहीर मेरे साथ मौजूद हैं। अजीज भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट जो बढ़ी हैं इसकी वजूहात क्या हैं? जो आपके सवाल के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं। एक
کہ انڈسٹری انٹیکٹ رہی اس کے اندر اور اس نے اپنا کام جو ہے وہ اپنا رول پورا ادا کیا اس پینڈیمک کے اندر. لیکن اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ پالیسیز کو اور گورنمنٹ انیشیٹوز کو اور گورنمنٹ کے اس مشکل وقت میں انڈسٹری کے ساتھ رہنے پہ. لیکن ماشاءاللہ پاکستان کے اندر آپ نے جو 9% کی بات کی دیٹ از مور دین 9% ان نومبر اور اوورآل اگر ہم ایئر ٹو ایئر کی بات کریں تو 5% کے قریب جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہے وہ ہماری پچھلے سال سے اور 3% کے قریب جو ہے وہ ہماری اوورآل ایکسپورٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے بڑھی ہیں. اچھا سر، دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ 2 لاکھ لیبر جو ہے اس کی کمی ہے فیصل آباد کے اندر، اور وزیر اعظم کا فوکس بھی اس وقت فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. تو کیا حقیقی طور پر ہمارے ہاں جو لیبر کی 2 لاکھ کی کمی ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لیبر اس وقت جو ہم آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے دیکھتے تھے کہ لیبر جو سڑکوں پہ ہوا کرتی تھی اور بیچارے کے پاس کام نہیں تھا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت لیبر کی جو ہے اور خصوصاً سکلڈ لیبر کی وہ فیصل آباد کی اندر کافی کمی اس کی. بہت شکریہ. عزیز اللہ گوہر ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے پاکستان کی ایکسپورٹ کے حوالے سے. کرونا وبا کے باوجود پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کا جو صحرا ہے وہ بلا شبہ ہماری حکومت کے سر جاتا ہے کہ ایک بڑا سمارٹ موو کرتے ہوئے حکومت نے پلے کیا ہے اور اس کرونا وبا میں جو ہمیں اپورچونٹیز ملی ہیں اس کا بر وقت فائدہ اٹھایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے اور ہمارے ایکسپورٹر، ہمارے کاروباری حضرات بھی کسی حد تک مطمئن اور کنٹینٹڈ ہیں. فرنیچر پر سیلز ٹیکس عائد کرنے اور چنوٹ کے 100 سے زائد تاجروں کو نوٹسز جاری ہونے پر تاجر سراپا احتجاج. ضلعی صدر دانش فخری نے نوٹس فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. مزید جانتے ہیں رانا آذر نور کی اس رپورٹ میں. سیلز ٹیکس کے حوالے سے چنوٹ کی تاجر برادری شدید پریشان ہے. ایف بی آر نے 150 تاجروں کو نوٹسز جاری کر دیے جس پر تاجر سراپا احتجاج ہیں. صدر فرنیچر ایسوسی ایشن دانش فخری کی درخواست پر چیئرمین مرکزی آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن محمد زاہد اور صدر تاج عباسی نے چنوٹ میں تاجروں کے اجلاس میں شرکت کی. مرکزی قائدین کا کہنا تھا کہ حکومت نے 1 سال قبل فرنیچر کو سیل ٹیکس سے مستثنا قرار دینے کا وعدہ کیا، لیکن اب پھر تاجروں کو پریشان کیا جا رہا ہے. دانش نعیم فخری کا کہنا تھا کہ فرنیچر پر سیل ٹیکس کے ظالمانہ اقدام کو نہیں مانتے. اگر مزید پریشان کیا گیا تو سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے. ایف بی آر کے پاس فرنیچر کے حوالے سے انتہائی ناقص معلومات ہے، ان کا نالج انتہائی کم ہے، جس کے بیس پہ وہ ہمیں یہ دے رہے ہیں. ہماری اس حوالے سے یہ چیف فیصل آباد ایف بی آر سے ہماری ملاقات ہوئی، اس میں ہم نے اپنے تمام تر ریزرویشن کا اظہار کیا جس کو انہوں نے ایگری کیا ہے. تو ہماری نیکسٹ میٹنگ 12 جنوری کو ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمارے مطالبات اور ہماری ریزرویشن کا خیال کر کے حکومت پاکستان تک ہماری تجاویز پہنچائیں گے. گزارش یہ ہے جی کہ یہ سیل ٹیکس جو ہے یہ فرنیچر کے جو ہمارے ایس ایم ایز ہیں اور کارٹن انڈسٹری ہے اس پہ کسی صورت پہ لاگو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم چھوٹے دکاندار ہیں، چھوٹے ورکشاپ والے ہیں کہ جن کے پاس نہ کوئی انپٹس ہیں نہ ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہمارا سال کا 12 لاکھ سے زیادہ بجلی کا بل ہو یا ہم ٹرن اوور کے لحاظ سے 10 کروڑ سے زیادہ ہماری کوئی سیل ہو، اس لحاظ سے ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے. پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن اپنے تمام ممبران کو کہتی ہے کہ وہ انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوں، لیکن جب آپ آلریڈی انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ لوگوں کو اس طرح سیل ٹیکس میں زبردستی لے کر آئیں گے اور ناجائز طریقے سے لائیں گے تو پھر ٹیکس نیٹ براڈ نہیں ہوگا اور جو موجودہ ٹیکس گزار ہیں وہ بھی بہت پریشان ہو جائیں گے. تو یہ سسٹم ملک کا مفلوج ہو جائے گا. ملک بھر میں چنوٹ فرنیچر کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے. اس کاروبار سے وابستہ تاجروں کا کہنا ہے کہ جب انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں تو سیل ٹیکس لگا کر تاجروں اور عام لوگوں کو پریشان کرنے کی پالیسی نہ اپنائی جائے. کیمرامین اورنگزیب کے ہمراہ رانا اظہر نور، چنوٹ. جڑانوالہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث نامدار کی مترا کالونی مسائل کی آماجگاہ بن گئی. 20 سال سے مکین بنیادی سہولیات کو ترس گئے. انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہے. رانا احسان رپورٹ کریں گے. چک 566 نائمداد کی مترال کالونی کو بنے 20 برس بیت گئے مگر مسائل جوں کے توں رہے. کالونی میں سیوریج کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا. گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں جبکہ تعفن سے مکینوں کی زندگیاں اجیرن بن چکی ہیں. مکین کہتے ہیں کہ گندے پانی سے گزرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جلدی امراض پھوٹ رہے ہیں. یہاں پر صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، پانی کی نکاسی کا کوئی نظام نہیں ہے. ہماری تحصیل افسران کو چاہیے کہ یہاں پر کو پانی کی نکاسی کا انتظام کیا جائے اور اس کے علاوہ صفائی کے بارے میں کچھ سوچا جائے. جی سالوں 20 سال تقریباً بستی ہو چکے ہیں
ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, لہذا ਇਹਨਾਂ ਲਈ کوئی حل کیا جائے۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ حکومتی نمائندے الیکشن سے قبل مسائل حل کرانے کے وعدے کر کے ووٹ لے گئے، مگر بعد میں حال تک نہ پوچھا۔ ہماری بات کوئی بھی نہیں سنتا اور ہم گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، جو گھروں کا پانی ہے وہ ایسے ہے جیسے جوڑ تالاب کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے مسائل حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا احسان علی، سٹی 41 جڑاوالا۔ اولڈ ایج ہوم فیصل آباد میں سال کے اختتام پر بھی اب بچے اپنے والدین سے ملنے نہیں آئے۔ بزرگوں کی آنکھیں آج بھی اپنے بچوں کی راہ تکتی رہی ہیں۔ شاہدہ گھمن کی رپورٹ دیکھیے۔ والدین جو اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے قربان کر دیتے ہیں، لیکن جب انہیں بزرگوں کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے بچے انہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ جاتے ہیں۔ بوڑھے والدین کا کہنا ہے ان کے بچے انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ گئے، ان کے بیٹوں نے انہیں فون کیا اور نہ ہی کسی خوشی غمی کے موقع پر ان سے ملنے آئے۔ 2 سال تو رہ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں آتا ہے، بیوی بھی طلاق لے چکی ہے، بچے بھی اسی کے پاس ہیں، کوئی بھی نہیں ملنے آتا ہے، صرف بھائی ایک ملنے آتا ہے۔ بچوں کی یاد تو آتی ہے لیکن ملنے کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ سال کا اختتام ہونے کو ہے لیکن اولڈ ایج ہوم میں مقیم 25 بزرگوں کو اپنے بچوں سے ملنے کی آس زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا مقافات عمل ہے، وہ لوگ جو اپنے ان بزرگوں کو اولڈ ایج ہوم میں بے سہارا چھوڑ جاتے ہیں، اس بات سے بے نیاز کہ کبھی انہیں بھی سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں 2020 میں بھی کھیلوں کے میدان آباد نہ ہو سکے۔ منی ہاکی اسٹیڈیم 2000 سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکے، جبکہ ڈی ایس او نے نئی تاریخ دیتے ہوئے مارچ 2021 میں کام مکمل ہونے کی نوید سنا دی۔ شاہد محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی زوال پذیر کا شکار ہونے لگا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں 2020 میں بھی کھیلوں کے میدان آباد نہ ہو سکے۔ منی ہاکی اسٹیڈیم کا آغاز 2017 میں ہوا، جو 2018 میں مکمل ہونا تھا، لیکن 2 سال گزر جانے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے کھلاڑی مٹی کے گراؤنڈ پر کھیلنے پر مجبور۔ کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے آسٹرو ٹرف کا کام تاخیر کا شکار ہوا ہے، جو اب مارچ 2021 میں مکمل ہو جائے گا۔ اس ہاکی اسٹیڈیم کا سول ورک مکمل ہو چکا ہوا ہے اور ہماری جو آسٹرو ٹرف ہے وہ کراچی پورٹ پہ آ چکی ہوئی ہے۔ اس کی جو لینگ کے لیے لیبر آنی تھی وہ ملیشیا سے آنی تھی، تو ڈیو ٹو کرونا وہ اس کو اجازت نہیں مل سکی۔ جیسے ہی کرونا کا معاملہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ٹرف بچ جائے گی اور یہ گراؤنڈ کھلاڑیوں کے لیے دستیاب ہوگا۔ کھلاڑیوں کی جانب سے بھی منی ہاکی گراؤنڈ کو فوری مکمل کرنے کی اپیل کر دی تاکہ بہترین گراؤنڈ پر کھیلتے ہوئے ملک کی نمائندگی ہو سکے۔ اتنے ٹرا بچا دیتی جائے تاکہ اسی اپنی گیم شروع کریے اور پاکستان واسطے بڑے کھلاڑی بنیے۔ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਲਣ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2021 میں کیا یہ گراؤنڈ مکمل ہو کر کھلاڑیوں کے لیے کھلے گا یا مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا قومی کھیل جہاں پہ ہاکی ہے، وہیں پہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے بے شمار کھلاڑی بھی یہیں سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن خود یہ گراؤنڈ سے محروم ہے۔ کیمرامین جوال ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ انسانی جان تو اہم ہے ہی، مگر جانور کی جان بچانا بھی انسانیت ہے۔ پرندہ درخت میں لگی ڈور سے اٹک گیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم اطلاع ملنے پر کمشنر آفس پہنچی اور چیل کو آزاد کروا دیا۔ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 پرندوں کو بچانے میں بھی اہم کردار ادا کرنے لگا ہے۔ کمشنر آفس میں لگے درخت میں پرندہ پھنس گیا۔ پتنگ بازی میں استعمال ہونے والی ڈور چیل کے پروں میں اٹک گئی۔ کمشنر آفس کے عملے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم نے بر وقت کارروائی کی اور درخت میں پھنسے پرندے کو آزاد کروا دیا۔ ریسکیو نے کرین کی مدد سے پرندے کو آزادی دلوائی۔ فیصل آباد عنایت جھولے لال ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نئے دفتر کا افتتاح محمود آباد میں کر دیا گیا۔ افتتاح ایم پی اے شکیل شاہد اور طالب پٹواری نے کیا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے علی رضا سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا اس افتتاحی تقریب کے حوالے سے۔ جی بالکل، امام زین العابدین کی ولادت و سعادت کے سلسلے میں جو ہے وہ نئی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے افتتاح کر دیا گیا ہے آفس کا۔ عنایت جھولے لال ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ ان کا کام ہے کہ جو غریب و غربا لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے گی اس آفس کے ذریعے۔ میرے ساتھ ایم پی اے شکیل شاہد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آج افتتاح کر دیا گیا، کیا کہیں گے، کتنا ضروری ہے اس حلقے کے لیے کہ ایسی جو ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی؟ جی آج الحمدللہ عنایت جھولے لال سنگت
जो थी उसका वेलफेयर सोसाइटी का भी इफ्तिताह कर दिया गया है और इसमें पूरे इलाका शामिल है। यहाँ पर जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, शमून जाट साहब हैं, फजल लाई गुज्जर साहब हैं, तालब पटवारी साहब हैं, जो और भी हमारे दोस्त हैं सारे इसमें शामिल हैं। और इलाके की जो फलाह बहबूद है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि कोई ऐसी सोसाइटी, अंजुमन और मुखैर लोग आगे आएँ जो यहाँ पर वेलफेयर के काम करें। यहाँ पर कोई फौतगी हो, किसी को कोई दुख तकलीफ़ हो, उसमें ये सारी सोसाइटी मिलकर काम करेगी और इलाका की उससे बेहतरी भी होगी और इंशाअल्लाह ताला बरकत भी होगी। जी बिल्कुल, बरकत भी होगी। ऑर्गेनाइजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे। गरीब गुरबा लड़कियों की मदद के लिए बहुत अच्छी जो है वो फ्रेंडशिप बनाई गई, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोस्तों के तावन से हमने एक सोसाइटी अनायत जूलेलाल फाउंडेशन का आगाज़ किया है। इसमें हम गरीब गुरबा लोग जो हमारे महल्ले में हैं उनके लिए टेंट, क्राकरी का सामान और उनकी जो कफन दफन का इंतज़ाम, जो उनकी तकलीफ़ें होगी, मजबूर होंगे, उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी हमने किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। हाँ जी बिल्कुल, तकलीफ ना हो। अपने इलाके का ख्याल रखते हुए ये जो वेलफेयर फाउंडेशन है, इन्होंने आज जो है नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें ये कहा गया है कि गरीब गुरबा जो लड़कियां हैं उनके लिए खाने का इंतजाम, उसके साथ अगर किसी की फौतगी हो जाती है उसको क्राकरी दी जाएगी, उसके साथ खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। तो एक बड़ा कदम है जो आज के दिन रखा गया, क्योंकि आज वलादत है इमाम ज़ैनुल आबदीन की वलादत सादत के हवाले से तकरीब भी रखी गई है, जिसमें कलामात भी पेश किए जाएंगे और तमाम जो MP है शकील शाह वो भी यहाँ पे पहुँचे और दुआइया तकरीब की गई, जिसमें ये कहा गया है कि बहुत शुक्रिया अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।